हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ सुमी और आप देख रहे हैं सुमी's टुकी टकी। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत की एक ऐसी विप्लवी महिला के बारे में जिनको आज का भारत करीबन भूल ही चुका है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बंगाल की पहली राजबंदी महिला ननीवाला देवी के बारे में। उनका जन्म 1888 में वेस्ट बंगाल की हावड़ा जिला की बाली शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम था सूर्यकांत बनर्जी और माता का नाम था गिरिवाला देवी। 1899 को मात्र 11 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई और मात्र 16 साल की उम्र में वो विधवा हो गए। साल 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। उस समय भारत में एक अभ्यंतरीण जंग की तैयारी हो रही थी। उस समय बंगाल की जुगंतर दल की प्रमुख थे बघाजतीन उर्फ जतेंद्र नाथ मुखर्जी और रासबिहारी बसु। ये दोनों एक विद्रोह की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। 10 सितंबर 1915 बालेश्वर की युद्ध में बाघाजतीन शहीद हो गए। यह समाचार बंगाल की विप्लवियों के लिए बहुत ही बुरा समाचार था, लेकिन बंगाल के विप्लवी रुकने वालों में से नहीं थे। बंगाल में तब ब्रिटिश का अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। उस समय ननीवाला देवी ने अपने भाई के बेटे अमरेंद्र चटर्जी से विप्लवी होने का शिक्षा ग्रहण किया। ननीवाला देवी का काम था एक विप्लवी से दूसरे विप्लवी तक खबर पहुंचाना और हथियार अपने घर पे छुपा के रखना और समय आने पर उनको सही जगह दे देना। सितंबर 1915 ब्रिटिश पुलिस को पता चल गया बाहर से हथियार की सप्लाई हो रहा है कोलकाता में। बस अब किस बात का देर था, पूरे शहर में तलाशी स्टार्ट हो गया। अमरेंद्र चटर्जी कोलकाता से भाग गया, लेकिन उसका संगी रामचंद्र मजुमदार पकड़ा गया और पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो गया। 2 महीने तक रिश्रा में अमरेंद्र चटर्जी और उनके संगियों को आश्रय दिया ननीवाला देवी ने। रामचंद्र मजुमदार के पास एक पिस्तौल था जो कि वो छुपा के रखा था, लेकिन गिरफ्तारी से पहले वो बोल के नहीं जा सका। ननीवाला देवी ने रामचंद्र मजुमदार की पत्नी बनके प्रेसिडेंसी जेल जाई और वहां से पिस्तौल की खबर लाके विप्लवियों को दिया। उस समय समाज में ऐसा काम करना एक विधवा महिला के लिए न कि केवल दुस्साहस था, बल्कि एक दंडनीय अपराध भी था। कुछ दिनों के बाद ब्रिटिश पुलिस को यह पता चल गया ननीवाला देवी रामचंद्र जी का असली पत्नी नहीं है। सितंबर 1915 विप्लवियों को छुपने के लिए एक अच्छी जगह की जरूरत थी और चंदन नगर से बेहतर जगह तब हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ पे फराशियों का राज था। लेकिन यहाँ पे एक मुश्किल आया, कोई एक महिला के बिना घर भाड़े पे नहीं देना चाहता था। तब फिर से ननीवाला देवी सामने आया और बधू बन के विप्लवियों को घर दिलाने में मदद की। लेकिन ब्रिटिश पुलिस का नजर यहाँ भी पड़ गया और वो लोग इस बार ननीवाला देवी को पकड़ने के लिए आए थे। ननीवाला देवी चंदन नगर से पेशवा भाग गई। बाली में ननीवाला देवी के पिता को पुलिस ने सुबह 10 बजे से शाम की 5 बजे तक पूछताछ की। ननीवाला देवी पेशवा के लिए निकल चुके थे, लेकिन बीच में उन्होंने काशी में स्थान लिया और वहाँ पे एक बंगाली पुलिस ने उनको पहचान लिया। लेकिन ननीवाला देवी सही सलामत पेशवा पहुँच गया, लेकिन 2 हफ्ते बाद उनको ब्रिटिश पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। जब पुलिस ने उनको अरेस्ट किया तब वो कलेरा महामारी की शिकार थी। पुलिस ने स्ट्रेचर की मदद से ननीवाला देवी को काशी जेल में लाया। थोड़ी सी तबीयत ठीक होने के बाद उनका पूछताछ शुरू किया गया। उनका पूछताछ किया डिप्टी पुलिस सुपर जितेन बनर्जी। रोज उनको बहुत ही गाली गलौज के साथ पूछताछ किया जाता था, लेकिन उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। एक दिन 2 महिला स्वीपर आके उनको एक रूम में ले गया और वहाँ पे ननीवाला देवी के शरीर से सारे वस्त्र उतारे गए और उनके पूरे शरीर पे हरी मिर्च पेस्ट करके लगाया गया। 2 कटोरी हरी मिर्च की पेस्ट उनके सेंसिटिव स्थान पर भी लगाया गया। ननीवाला देवी दर्द से चीख उठा और जोर से लात मारने लगा। 2 स्वीपर ज्यादा देर तक उनके सामने टिक नहीं पाई। इतने दर्द के बावजूद भी ननीवाला देवी ने एक शब्द नहीं कहा। इसके बाद ननीवाला देवी को काशी जेल में एक अंडरग्राउंड चेंबर के अंदर एक पनिशमेंट सेल में रखा गया। हर रोज 30 मिनट तक उनको उस सेल में रखा जाता था। उस सेल में रोशनी तो दूर की बात, हवा तक पहुंच नहीं पाती थी। 3rd डे उनको 45 मिनट तक उस सेल में रखा गया। जब ननीवाला देवी को बाहर निकाला गया तब वो बेहोश हो चुकी थी। होश में आने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। हार मानकर उनको कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में लाया गया। उन पे 1818 साल का 3rd रेगुलेशन धारा लगाया गया। प्रेसिडेंसी जेल आके उन्होंने भूख हड़ताल चालू कर दिया। हर रोज उनको सुबह 9 बजे सीआईडी ऑफिस में ले जाया जाता था और उनकी पूछताछ करती थी आईबी पुलिस का स्पेशल सुपर गोल्डी।
गोल्डी ने ननीबाला देवी को अपनी उपवास तोड़ने की बात की। ननीबाला देवी ने बोला कि वो तभी उपवास तोड़ेंगे जब उनको बाग बाजार में श्री माँ शारदा की आश्रम में रखा जाएगा। गोल्डी ने बोला ठीक है, आपने जो बोला वो हमें कागज पर लिख के दीजिए। ननीबाला देवी ने वही किया, लेकिन गोल्डी बहुत ही बुरा आदमी था। वो कागज फाड़ के कूड़ेदान में फेंक दिया। तब एक घायल शेरनी की तरह ननीबाला देवी ने गोल्डी को एक जोर का चाटा मारा। ननीबाला देवी ने गोल्डी को ये समझा दिया था कि हिंदुस्तानी को अपने धर्म के साथ मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसी समय जेल में उनका परिचय शिवड़ी के दुकोड़ीबाला देवी के साथ हुआ। दुकोड़ीबाला देवी था भारत का पहला अस्त्र इनका सजा काटने वाला महिला बंदी। उनको अपने घर में अस्त्र रखने की अभियोग में गिरफ्तार किया गया था और उनको सश्रम कारादंड हुआ था। अब ननीबाला देवी ने प्लान बनाया दुकोड़ीबाला देवी को छुड़ाने के लिए। ननीबाला देवी के उपवास के 20 दिन चल रहे थे। उनसे मिलने आया जिला मजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट के रिक्वेस्ट पर ननीबाला देवी ने बोला वो तभी अपना उपवास तोड़ेंगे जब उनको एक ब्राह्मण महिला भोजन बना के देगी। उस समय जेल में एक ही ब्राह्मण महिला था, उसका नाम था दुकोड़ीबाला देवी। मैजिस्ट्रेट ने उनकी बात मान ली। इसी तरह उन्होंने दुकोड़ीबाला देवी को कठोर श्रम से मुक्ति दिलाई। 21 दिन में उन्होंने अपना उपवास तोड़ा। साल 1919 में उनकी सजा पूर्ण हुई और उनको रिहा किया गया। जेल से छूटने के बाद किसी ने उनको अपने घर पे नहीं रखा, इनफैक्ट उनके माता पिता भी नहीं। आखिर में उन्होंने नॉर्थ कोलकाता की एक बस्ती में ठाई लिया। जिसने अपना सर्वोच्च इस समाज के लिए दे दिया, उसको इस समाज ने दूर निकल के फेंका। देश स्वाधीन होने के बाद उनको मात्र 50 रुपए का पेंशन मिली थी। इसी अभिमान को अपने मन में रख के 1967 में वो हमें छोड़ के चली गई। जिसकी कहानी आज किसी को याद ही नहीं, वही है बंगाल का पहला राजबंदी ननीबाला देवी। अब एक सवाल है आप सभी से, क्या इन लोगों की बलिदान को भूल के हमने स्वाधीनता का सही मूल्य समझा है? आपका जवाब कमेंट सेक्शन में लिख के जनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।